अच्छा जी, ऑप्टिक्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है, इसके लिए जो डिफरेंट ऑप्टिक्स यूज़ होती हैं वो विजिबल और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के ऊपर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो है कन्वेंशनल सिलिकेट ग्लासेस जो कि नहीं ट्रांसपेरेंट होते एट 10 माइक्रोमीटर तक, यानी कि अब देखना ये होता है कि कहाँ तक कि किन रेंजेस के अंदर जो है इसकी विजिबिलिटी जो है वो आ सकती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो हैं रिक्वायर डिफरेंट ऑप्टिक्स देन यूज्ड at visible and near infrared wavelengths। ठीक है, डिफरेंट ऑप्टिक्स यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती हैं, कहाँ पर विजिबल और इंफ्रारेड लेवल, बिकॉज कन्वेंशनल सिलिकेट ग्लासेस, ये सिलिकेट मटेरियल होता है, इसके करैक्टरिस्टिक्स आप चेक कर सकते हैं नेट से। ठीक है, आर नॉट ट्रांसपेरेंट, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते एट 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर तक। तो सॉलिड मेटल मिरर जो हैं आर वाइडली यूज, सॉलिड मेटल मिरर्स को यूज़ किया जाता है बिकॉज मोस्ट मेटल्स आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टिव एट 10 माइक्रोमीटर, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती हैं 10 माइक्रोमीटर के ऊपर, इसलिए सिलिकेट ग्लासेस की बजाय मेटल के जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉलिड मेटल मिरर्स आर वाइडली यूज्ड, तो सॉलिड मेटल मिरर्स जो हैं उनको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज most metals are strongly reflective, ज़्यादातर मेटल जो होती हैं वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टिव होती हैं एट 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर के ऊपर, एंड metals are good thermal conductors। और इसके अलावा जो मेटल्स हैं ये गुड थर्मल कंडक्टर्स भी होती हैं फॉर रिमूविंग एनी एक्सेस हीट। किसी भी एक्सेस हीट को रिमूव करने के लिए। तो जो आउटपुट कपलिंग मिरर्स होते हैं आर मेड ऑफ मेटल। ठीक है, ये जो वो जो साइडों पे नहीं रेजोनेटर्स लगे होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, और विद द ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ द बीम इमर्जिंग थ्रू ए होल एंड द रेस्ट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द लेजर कैविटी।
अब जो वो मिरर्स होते हैं, एक मिरर फुली रिफ्लेक्टेड होता है, एक रिफ्लेक्टिव होता है, सिर्फ पार्शली रिफ्लेक्टेड है। जो पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है उसके अंदर जो होल बना होता है, उसके अंदर से जो फोटॉन्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। बाकी जितने फोटॉन्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं कैविटी की तरफ, ठीक है, उनको कैविटी की तरफ वापस जो है वो भेज दिया जाता है। तो विंडोज और अदर ट्रांसपेरेंट ऑप्टिक्स जो हैं मस्ट बी मेड ऑफ स्पेशल इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग मटेरियल्स सच एज जिंक सेलेनाइड। अब इसके लिए एक तो मेटल्स को यूज़ किया जाता है, दूसरा जो विंडोज़ और इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट ऑप्टिक्स हैं जिनको को आपको यूज़ करना पड़ता है लेज़र रेजोनेटर्स के अंदर, उनको आम तौर पर एक स्पेशल ट्रांसमिटिंग मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जिंक सेलेनाइड, उनसे बनाया जाता है। तो विंडोज एंड अदर ट्रांसपेरेंट और इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट ऑप्टिक्स हैं मस्ट बी मेड ऑफ स्पेशल infrared transmitting materials such as zinc, selenide। तो many of these materials do not look transparent to the eye but do transmit the invisible 10 micrometer beam। अब इनमें से ये जो मीडियम्स होते हैं ये यानी कि जो आपकी ह्यूमन आई है वो उसको नहीं देख पाती, लेकिन 10 माइक्रोमीटर तक जो है ये ट्रांसमिट कर रहे होते हैं इनविजिबल बीम्स को, यानी कि 10 माइक्रोमीटर तक जो है वो आपकी आंख से उस बीम को देखना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन लेज़र जो है वो उसके अंदर वो निकल रही होती है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं 10 माइक्रोमीटर तक, कोई भी अच्छे किस्म के ऑप्टिकल फाइबर जो हैं वो 10 माइक्रोमीटर तक अवेलेबल नहीं है, बट फ्लेक्सिबल हालो वेव गाइड्स कैन कैरी द बीम। लेकिन जो वेव गाइड्स हैं, यानी कि हालो का मतलब होता है कोई चीज़ जो खाली हो, ठीक है, तो वो खाली जो वेव गाइड्स हैं हालो जो हैं उनकी मदद से आप इन बीम्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी बीम्स के जो 10 माइक्रोमीटर तक जो हमने लिमिट लगाई है वहाँ तक आ रही होती है। 10 माइक्रो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें 10 माइक्रोमीटर की नहीं होती है। ऑप्टिकल फाइबर को जानते हैं ना, ये जो आपके नेट लगे होते हैं, ये होता है ना एक नेट फाइबर पे लगा हुआ है, उसके अंदर फोटॉन्स के ज़रिए जो है वो डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। तो हमारे पास जो है ऐसे फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है कि जो इस तक जो है अच्छे तरीके से लेज़र को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट कर सके। तो जो स्पेशल केस यहाँ पर नीडेड है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र बीम्स के लिए, उसकी ओनली इंडिकेशन ये है कि लेज़र इज़ ऑपरेट मे बी एमिशन इंडिकेटर। तो नॉर्मल जो इंफ्रारेड व्यूवर्स होते हैं यूज़ द नियर इंफ्रारेड सॉलिड स्टेट लेज़र्स। अब इसके अंदर ये जो बीम्स निकल रही होती हैं वो इंफ्रारेड के अंदर भी होती हैं, निकल रही होती हैं, और विजिबल के अंदर भी निकल रही होती हैं। अब इंफ्रारेड के अंदर अगर आपकी बीम्स जो हैं वो निकल रही हैं तो इंफ्रारेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है इसके अंदर से इंफ्रा रेड बीम्स भी निकलती हैं, ठीक है ना, जब भी आप इस पे कर रहे होते हैं।
तो ये जो इंफ्रारेड बीम्स हैं इनको व्यू करने के लिए सॉलिड स्टेट लेजर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, सॉलिड स्टेट लेजर्स। सॉलिड स्टेट लेजर्स मैंने पीछे आपको पढ़ाई हुई हैं डिटेल के साथ, क्योंकि सॉलिड स्टेट लेजर जो होती है ना ये रिस्पॉन्ड करती है लाइट को सॉलिड स्टेट लेजर respond to light up to 1 माइक्रोमीटर। ये 1 माइक्रोमीटर तक, वो 10 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तो बहुत कम है ना, ये 1 माइक्रोमीटर तक जो है रीजन तक उसको रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन 10 माइक्रोमीटर तक नहीं करती। ठीक है, तो जो मिलिट्री नाइट विजन इक्विपमेंट्स होते हैं डज ऑपरेट इन 10 माइक्रोमीटर बैंड। जो मिलिट्री के मटीरियल्स होते हैं उनको आप 10 मीटर माइक्रो बैंड के अंदर 10 माइक्रोमीटर बैंड के अंदर करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जो है वो इसको कॉरस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है जी, तो जो पीक थर्मल एमिशन है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो लिहाजा जो सोल्जर्स और एनिमल्स हैं स्टैंड आउट एज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप इसकी मदद से उनको देखें तो वो आपको एज ए ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के तौर के ऊपर जो है वो नज़र आएंगे, यानी कि इसको वहाँ पर इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है मिलिट्री पर्पज़। रात का टाइम होता है ना, रात के टाइम पे चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स जो हैं ये वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, वाइड रेंजिंग का मतलब होता है कि नंबर 1 वाइड रेंजिंग, ठीक है जी, इसमें भी इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये मटेरियल प्रोसेसिंग जैसे कि ड्रिलिंग, कटिंग, रिमूवल ऑफ मटेरियल, मेल्टिंग, एचिंग, वेल्डिंग, क्लैडिंग, सम मेल्टिंग, एलाई, हार्डनिंग, एनलिंग, इन सब ये सारे को केमिकल के बातें मैं लिख देता हूँ। बहरहाल ये मेरा इनसे तल्लुक़ नहीं है, ये केमिस्ट्री की चीज़ें सारी, इन सब के अंदर ये इस्तेमाल होती है। यानी कि एक तो वाइड रेंजिंग के अंदर रेंज फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पे जनाब ये होती है एक तो मटेरियल प्रोसेसिंग, मटेरियल को प्रोसेस करना, जैसे कहते हैं ना फूड को प्रोसेस किया। फूड कौन सा प्रोसेस हुआ होता है? फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? हाँ, जिसको स्टोर कर लेते हैं, जिसको खा खा के हमारी सारी कौम बर्बाद हो गई है, प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड जो होता है ना वो आपको बेड़ा गर्क कर देता है। बच्चे जो छोटे होते हैं ना आजकल वो कहते हैं जी हमने बर्गर खाना, ये खाना है, वो सारा प्रोसेस्ड फूड होता है। वो प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो बर्बाद कर देता है आपको। तो ये मुख्तलिफ मटीरियल जो है उनकी प्रोसेसिंग के लिए आपने किसी स्टोर करना है किसी मटीरियल को किसी जगह के ऊपर, तो वहाँ पर करने के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये ड्रिलिंग, फिर कटिंग, ठीक है जी, उसके बाद रिमूवल ऑफ मटेरियल, मटेरियल के रिमूवल में, फिर जी उसके बाद मेल्टिंग, सातवें नंबर पर एचिंग, आठवें नंबर पर वेल्डिंग, नौवें नंबर पे क्लैडिंग,
ठीक है जी। 10वें नंबर पर सब मेल्टिंग, और फिर 11वें नंबर पे एलॉइंग, एलॉय बनाने के लिए, जिसको क्या कहते हैं, बर्त कहते हैं इसको उर्दू में, एलॉय को, है ना, वो जो मुख्तलिफ मिक्सचर्स मिला के बनाया जाता है। उसके बाद 12वें पे हार्डनिंग, मटीरियल्स को हार्ड करने के लिए, और 13वें नंबर के ऊपर एनलिंग। एंड एक्सेट्रा, इसके अलावा भी पता नहीं और क्या कुछ है। इन सब कामों में ये इस्तेमाल होती है। ये क्लैडिंग, ये एचिंग, ये आपने पढ़ लेना, ये मुझे कोई पता नहीं ये क्या होते हैं, ठीक है। ये कोई केमिकल प्रोसेसेस है, ये गूगल में आप लिखेंगे या चैट में तो आ जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद जो है इसका और एरिया जो है उसमें ये इस्तेमाल होती है मेडिकल साइंस के अंदर भी, ठीक है। इट हैज़ आल्सो यूज इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर लेज़र जो है वो कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद इसमें बर्निंग या डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्फेक्टेड टिश्यूज़ को वूंड के अंदर, वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी टिश्यू के अंदर जो है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो वो इतनी इन्फेक्शन बढ़ गई है कि आपकी एंटीबायोटिक से नहीं ख़त्म हो रही, तो फिर आप उसको बर्न करने के लिए भी उसको लेज़र, इस कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो हीटिंग अगर आपने करनी हो किसी स्मॉल एरिया के अंदर, तो वहाँ पर भी ये इस्तेमाल, तो ये काफ़ी सारी इसकी ये सारी एप्लीकेशन है। मेडिकल साइंस में भी है, इंडस्ट्री में भी ले लें, जहाँ पर ये कटिंग, ड्रिलिंग, ये मेल्टिंग, ये एचिंग, ये सारे इंडस्ट्री के प्रोसेस हैं, वहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। ठीक होगी जी बात। तो ये अब कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र हमारी ख़त्म होगी। इसमें हमने इसकी ऑप्टिक्स भी देख ली और इसके यूजेस जो हैं वो भी देख लिए। अब आ जाए उसके बाद नाइट्रोजन लेज़र के ऊपर, नेक्स्ट जो है। ये अब एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, गैस लेजर्स पढ़ रहे हैं ना। पहले आपने गैस लेज़र में पढ़ी थी हीलियम नियॉन लेज़र, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र पढ़ी है, अब आपने नाइट्रोजन लेज़र जो है वो पढ़नी है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। तो N2 लेज़र जो है ये डेवलप की गई थी 1963 के अंदर, इज़ वन ऑफ द फर्स्ट अल्ट्रा वायलेट लेज़र। ये N2 जी क्या थी, ये पहली अल्ट्रा वायलेट लेज़र थी, N2 अल्ट्रा वायलेट लेज़र। और डेवलप कब हुई थी, डेवलप हुई थी 1963 के अंदर, और कमर्शियली इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था 1972 में। कमर्शियली 1972 के अंदर इसको इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। तो नाइट्रोजन लेज़र जो है वो एक 3 लेवल लेज़र है, ठीक है। N2 इट इज़ ए 3 लेवल लेज़र। ये एक 3 लेवल की आपके पास लेज़र है,
और नाइट्रोजन लेज़र के अंदर एक्टिव मीडियम जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का होता है इन गैसियस स्टेट। ठीक है जी, एक्टिव मीडियम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट। तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है आपके पास किसके में, गैसियस स्टेट के अंदर। और जो इसको है हम कहते हैं पल्स लेज़र। ठीक है, इट इज नोन एज पल्स लेज़र। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछ ले कि बीम और पल्स में क्या फ़र्क होता है तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करें? और पल्स उसका कोई टाइम पीरियड का भी फ़र्क होता है? ठीक है, ठीक, राइट। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि किसी जगह पर आप इंटरव्यू दे जाएंगे ना तो आपसे ये पूछेगा कि पल्स और बीम है, तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पल्स एंड बीम। बीम और पल्स में क्या फ़र्क। अच्छा, तो ये एक पल्स लेज़र है बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा ये जो है होमोमॉलिक्यूलर लेज़र है। होमोमॉलिक्यूलर का मतलब है एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स वाली लेज़र है। अब इसमें पंपिंग जो है वो अचीव की जाती है इलेक्ट्रिक पंपिंग स्कीम्स, यानी कि इसका जो एक्टिव मीडियम है उसको पंप किया जाता है किससे, इलेक्ट्रिक पंपिंग से। यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन is achieved by electrical pumping। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको इलेक्ट्रिकल पंपिंग के ज़रिए अचीव किया जाता है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करने के लिए, तो अब इसका इंट्रोडक्शन हो गया, हमें पता लग गया। पहले डेवलप हुई 1963 में, यूज़ करनी शुरू की लोगों ने 1972 में। 3 लेवल लेज़र होती है। एक्टिव मीडियम इसके अंदर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली एक पल्स लेज़र है। ठीक है, होमोमॉलिक्यूलर लेज़र है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है। हाँ, ये सारा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाए। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो पहला कंपोनेंट जो है इसके अंदर वो है एक्टिव मीडियम। तो मेन कंपोनेंट जो है नाइट्रोजन लेज़र का वो मीडियम है इन द फॉर्म ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एक्टिव मीडियम। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसको ही हम एक्टिव मीडियम कहते हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल is known as एक्टिव मीडियम। नंबर 2 के ऊपर पंपिंग डिवाइस। पंपिंग डिवाइस तो जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो प्रोवाइड करता है नेसेसरी एनर्जी टू द एक्टिव मीडियम टू प्रोड्यूस द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन एसेंशियल फॉर लेजरिंग एक्शन। तो नाइट्रोजन लेज़र के अंदर ये पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए हम डीसी वोल्टेज सप्लाई को यूज़ करते हैं। और डीसी वोल्टेज सप्लाई क्या होती है, इलेक्ट्रिक पंपिंग। ठीक है, तो
DC voltage supply is used for electrical pumping. उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर रेजोनेंट कैविटी। अब कैविटी कौन सी होती है? जिसके अंदर एक्टिव मीडियम पड़ा होता है। तो अ डिवाइस यूज टू हैव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ मैक्सिमम कोहेरेंट आउटपुट नोन एज रेजोनेटर और रेजोनेटर कैविटी। ठीक है, अब उस रेजोनेटर कैविटी के अंदर क्या होता है कि फोटॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ थ्रू द एक्टिव मीडियम। तो जब वो बैक एंड फोर्थ थ्रू द एक्टिव मीडियम करते हैं तो ड्यू टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन आर मल्टीप्लाई टू गेट द कोहेरेंट लाइट। ये बार बार फिनोमेना हम जो है इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, वो कैविटी है, उसके अंदर फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। पहले आप उसको मीडियम को एक्टिव करते हैं, एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निचली स्टेट से उठ के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि एटम एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होंगे तो फोटॉन निकलेंगे। अब फोटॉन वहाँ पे जाएंगे, एक रिफ्लेक्टेड मिरर होगा, एक पार्शली मिरर्ड होगा, वो फुल रिफ्लेक्टर से टकरा कर दोबारा एक्टिव मीडियम से आके टकराएंगे और इस तरह फोटॉन पे फोटॉन बनते चले जाएंगे। यानी कि फोटॉन्स जो हैं वो एम्पलीफाई होते जाएंगे स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से। तो ये इसके अंदर जो है रेजोनेंट कैविटी जो है ये चौथा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है। अब ज़रा आ जाए हम इसकी ज़रा फिगर बना लें कि कंस्ट्रक्शन के लिए तो हो गया ना कि ये चीज़ें हैं। अब इसकी फिगर ज़रा बना लेते हैं कि ये किस तरह की फिगर होती है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो किस तरह का होता है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके दरमियान में ये एक्टिव मीडियम है और इधर इस साइड के ऊपर एक मिरर लगा दें ये, और एक इस साइड के ऊपर मिरर लगा दें। ठीक है जी, इसको कह दें M1, इसको कह दें M2। अब यहां से इसको ये यहां पर लगा दें डीसी वोल्टेज, सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको ले जाके इसके साथ मिला दें। अब इधर से जो है वो इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ, ये यहाँ से आउटपुट लेज़र पल्स निकलेगी। ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, M1 ये फुली रिफ्लेक्टेड मिरर है। ये फुली रिफ्लेक्टेड मिरर है। उसके बाद M2 ये पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर, और ये क्या बीच में एक्टिव मीडियम।
जो कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो दिस इज द फिगर, ये एक रेजोनेंट कैविटी है, इसको कह लें फिगर 1। रेजोनेंट कैविटी। तो ये बेसिकली क्या है, अब अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। नंबर 1 पे आप देखें तो अ ट्यूब फॉर्म्ड बाय 2 electrodes connected to DC power supply। जो कि डीसी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, और ये डीसी पावर सप्लाई कितनी है, 10 से 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी दे रही है। दूसरे नंबर पर द नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस है इज कन्फाइंड विद इन द एक्टिव मीडियम, is confined within the active medium। इसके एक्टिव मीडियम में क्या कन्फाइंड है, नाइट्रोजन गैस। और ये किस प्रेशर के ऊपर होगी, 101 पास्कल से लेकर एट प्रेशर 101 पास्कल टू 2700 पास्कल तक इस पे प्रेशर होगा। अब ये सारी अरेंजमेंट जो है ये इनक्लोज्ड है इन ए रेजोनेंट कैविटी। तीसरे नंबर पर द अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड, जो अरेंजमेंट है वो इनक्लोज्ड है इन रेजोनेटर कैविटी। रेजोनेटर कैविटी के अंदर फॉर्म बाय 2 पैरेलल मिरर्स M1 एंड M2, जिसमें से एक फुली रिफ्लेक्टेड है और एक पार्शली रिफ्लेक्टेड है। और जो पार्शली रिफ्लेक्टेड है उसके अंदर से लेजर की पल्स निकलती है। पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर emit लेजर पल्स। तो पार्शियली रिफ्लेक्टेड जो है वो लेजर को एमिट करता है। अब हमने इसकी देखनी है वर्किंग और एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आपको कंस्ट्रक्शन पता लग गई कि इसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है। अच्छा, तो पहली बात हमें इसका ये पता है कि ये कौन सी लेजर है, 3 लेवल। वर्किंग एंड एनर्जी लेवल
डायाग्राम। तो नाइट्रोजन लेज़र जो है एक होमोमालिक्यूलर लेज़र है विच डू नॉट कंटेन परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसके अंदर कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ड्यू टू विच इट डज नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब डाइपोल है ही नहीं है तो वो डाइपोल के अंदर ही रोटेशन आती है ना टार्क, तो उसकी वजह से कोई रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो शो नहीं करती, बट इट शोज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा विच कंटेन्स वाइब्रॉनिक स्टेट, यानी कि उसके अंदर वाइब्रेंट स्टेट जो है वो मौजूद होती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी वर्किंग को हमें एनर्जी लेवल डायाग्राम जो है वो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं एनर्जी लेवल डायाग्राम जो है पहले बनाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आप देखें कि ये इसकी फिगर 1 है, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यहाँ पर पहले नंबर पर एक इसको कह दें ये एक्स है, उसके बाद यहाँ पर एक और आ रहा है ये, इसको कह दें कि ये बी है, ठीक है। और यहाँ से एक ये पंपिंग ले जाएं और इधर से ये आ जाए, ठीक है। इसको भी ये बी ये सी, ठीक है। इधर से एक जो है ये यहाँ पर ये हमारे पास मेटा स्टेबल स्टेट है। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है आर ई, इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अच्छा जी। अब यहाँ पर जो आर ई है ये बराबर है 1148 नैनोमीटर के। तो ये वाला जो है ये अपर लेजिंग लेवल है, ठीक है। ये बी जो है ये लोअर लेजिंग लेवल है। अब इसके लिए जो आर ई यहाँ पर है जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इसके लिए आर ई की वैल्यू है 1099 नैनोमीटर। यहाँ पर ये जो है ये वाइब्रॉनिक स्टेट है, इससे नीचे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। अच्छा, अब ये जो यहां से इधर तक आ रहा है, यहां पर आर ई आपके पास 1212 नैनोमीटर है। तो इधर से लेज़र आउटपुट निकल रही है, इस जगह से ये लेज़र आउटपुट जा रही है। और ये लेज़र आउटपुट किस पर जा रही है? 337.7 नैनोमीटर के ऊपर ये लेज़र आउटपुट आपके पास आ रही है।
इस जगह के ऊपर ये टी टाइम जो है, ये जो मेटास्टेबल स्टेट का है, ये 100 माइक्रो सेकंड के बराबर है। ठीक है जी। तो ये सारी हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम होगी। तो जो नाइट्रोजन लेज़र है, इसके अंदर पॉपुलेशन अकर करती है बिटवीन डिफरेंट वाइब्रोनिक लेवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है, इसके अंदर इन N2 laser the population inversion, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है occurs between different vibrant levels of one इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। अब देखें ये मुख्तलिफ लेवल हैं एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो जब इलेक्ट्रिक पंपिंग अप्लाई होती है तो मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड टू अपर लेजिंग लेवल, जहाँ पर टाउ जो है वो 14 नैनो सेकंड होता है जब अपर लेजिंग लेवल में ले जाते हैं। तो अपर लेजिंग लेवल के ऊपर टाउ जो है वो 40 नैनो सेकंड के बराबर होता है जब आप इलेक्ट्रिकल पंपिंग करते हैं। तो सम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स टू लोअर लेजिंग लेवल, और कुछ जो है वो लोअर लेजिंग लेवल के अंदर होते हैं जिनके लिए लोअर लेजिंग लेवल में टा जो है वो होता है आपके पास 100 नैनो सेकेंड, 100 नैनो नहीं माइक्रो, सॉरी माइक्रो सेकेंड। और ये कोलिजन्स होते हैं इनके विद इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज गैस ट्यूब। ये पूरी जो है ये क्या है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। तो एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन अपर लेजिंग लेवल देन लोअर लेजिंग लेवल, सो पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर्स इमीडिएटली। ठीक है, एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम अपर लेजिंग लेवल टू लोअर लेजिंग लेवल बाय इमिटिंग ए फोटॉन ऑफ 337.1 नैनोमीटर। ये जिस तरह मैंने बताया नैनोमीटर का फोटॉन जो निकाल, तो आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स बिकॉज लाइफ टाइम ऑफ अपर लेवल लेजर इज लो देन द लाइफ टाइम ऑफ लोअर लेजिंग लेवल। अपर लेवल लेजिंग का लाइफ टाइम कम है लोअर लेजिंग लेवल से। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ अपर लेजिंग लेवल is less than lifetime of lower लेजिंग लेवल। तो उसका काम है लोअर लेजिंग लेवल से। तो जो विड्थ है पल्स लेजर की इज नैरो, इट इज बिकॉज व्हेन लेजर ट्रांजिशन टेक प्लेस द पॉपुलेशन ऑफ अपर लेजिंग लेवल डिक्रीजेज एंड पॉपुलेशन ऑफ लोअर लेजिंग लेवल इंक्रीजेज। अब नैरो होगा ना, जाहिर बात है ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यही होता है ना प्रोसेस कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर वो नैरो होती जाएगी, निचले की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ऊपर वाले की पॉपुलेशन कम होती जाएगी। तो N2 मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है फॉल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर स्टेट, अपर से लोअर स्टेट के अंदर आ जाता है एंड लेज़र एक्शन स्टॉप्स। तो फिर जब वो सारा ऊपर से नीचे आ जाता तो लेज़र रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो इसलिए नाइट्रोजन लेज़र ऐसी है कि जब वो ऊपर से नीचे आता तो ये खुद ब खुद ही लेजिंग होनी स्टॉप, इसको कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग लेज़र, ये खुद ब खुद ही होना स्टॉप हो जाती है। अब इसकी एप्लीकेशन जो हैं इसकी एप्लीकेशंस हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर पंपिंग डाई लेज़र्स। डाई लेज़र्स में इस्तेमाल होती है, हाई स्पीड फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होती है,
ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग वुंड्स के अंदर इस्तेमाल होती है। मेजरिंग एयर पॉपुलेशन यूजिंग LIDR। फिर साइंटिफिक रिसर्चेज में स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंट स्टडीज़, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब कल जो है मैं फिर वो स्टडी करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में एक्समियर लेज़र। ठीक है, एक्समियर, और फिर उसके बाद जो है एक और रह जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र, बस 2 और रह गई। फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी।